ठीक है, चलो। एगो आप लोगों को बोले हैं कि शाम में, है ना, 6:30 बजे से एगो बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें रिवीजन बैच चलेगा। ठीक है, रिवीजन का मतलब ये जैसे 2 महीना आपको कंटिन्यूटी में चलेगा, और 2 महीना चलने के बाद फिर वो बंद कर देंगे उसको 1 महीना के लिए। 1 महीना चलने के बाद ओकरम बाजे तक 1 महीना चलने के बाद ठीक है, 2 महीना तक उस बैच को चलाया जाएगा। 2 महीना चलाने का मतलब क्या है कि आपको सिखाया जाएगा बेटा हम लोग तैयारी कैसे करें, रिवीजन कैसे करते हैं, है ना। तो उसमें अगर आप फिजिक्स का रिवीजन करना सीख जाते हैं तो फिजिक्स का रिवीजन अगर आपको आ जाता है तो वैसे ही आपको क्या करना होगा, केमिस्ट्री भी पढ़ लीजिएगा, मैथ भी पढ़ लीजिएगा। ये वो सब्जेक्ट आप पहले स्ट्रांग हो तब ना, तो एक सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा तो अपने आप बाकी सब्जेक्ट को भी क्या करने लगेगा बेटा, आप स्ट्रांग करना चालू कर दीजिएगा, है ना। इसलिए ये जो 6:30 वाला बैच है ना, उसमें अगर किसी का छूटा है तो आप उसमें आके कवर कर सकते हैं। किसी का नहीं छूटा है, रिवीजन करना है तो आप यहाँ पर आके कर सकते हैं। अगर नहीं है तो उसमें कोनो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। अगर हमको रिवीजन है ना, हमको आता है तो फिर वो बैच आपके लिए नहीं होगा। लेकिन अगर हम साहब नहीं पढ़ रहे हैं और हमको पढ़ने की इच्छा है कि साहब हमारा फिजिक्स स्ट्रांग हो, है ना, हमारा सब्जेक्ट ये जो है अभी चूंकि स्टार्टिंग हुआ है, अभी एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सिंगल एगो टॉपिक छूटा है हमारा। अगर उस टॉपिक को अगर हमको बढ़िया करना है, उसको बेहतरीन करना है, तो उस बेहतरीन करने के लिए साहब हमको एक रिवीजन की क्लास की जरूरत है, और वो रिवीजन क्लास आपको 6:30 से हम दे देंगे। ठीक है, वहां पर भी वो रिवीजन नहीं है, वहां पर भी हम पढ़ाएंगे। जैसे अभी लाइव क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो वहां पर भी हम क्लास को रिकॉर्ड ही करेंगे, हम पूरा लिखेंगे, इंग्लिश में भी लिखेंगे, हिंदी भी लिखेंगे। उस दौरान अगर आप लिख पाएंगे तो लिख लीजिएगा, नहीं लिख पाएंगे तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो वैसे वो चलेगा। ठीक है, क्या होता है उसमें है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अब इतना सोचे नहीं है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाएगा कि एक में पढ़ाया जाएगा, पता नहीं है ना। हाँ, हिंदी मीडियम में है, बहुत लोग इंग्लिश वाले में भी हैं, तो वो दिक्कत हो जाएगा, बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। और किसी को बैकअप भी लेना होगा तो फिर हिंदी वाले को बैकअप देना ही पड़ जाएगा, या इंग्लिश वाले को बैकअप देना ही पड़ जाएगा, तो ऐसे प्रॉब्लम थोड़ी सी हो जाएंगे। खैर, अब एक बार हम लोग तो इसलिए क्या है, थोड़ा सा बेटा इस बार तो आप देखे ही हैं अपने संस्थान का रिजल्ट कोनो बहुत बढ़िया खास आया नहीं है, जो पहले से भी हम लोगों को उम्मीद था, पता भी था कि रिजल्ट कोई खास इस बार नहीं आने वाला है। और इस बार अभी जो 4 से 6 का बैच है, इसमें भी आप समझिए कि साहब हर एक बच्चे का रिजल्ट अभी भी अच्छा नहीं आने वाला है, जिस ढंग से आप मेहनत कर रहे हैं। देख बेटा, पास होना तो अपने संस्थान में बेटा जितने भी बच्चे पास हुए हैं, बहुत सारे बच्चों का 73 है, 74 है, 85 है, 86 है, लेकिन उनके रिजल्ट में अगर आप देखेंगे ना, तो एक बच्चे का रिजल्ट छोड़कर उस बच्चे का रिजल्ट है फिजिक्स में 86 या 87 है, ऐसी है फिजिक्स में। अब बाकी मैथ में 91 है ना, केमिस्ट्री में मतलब वही होगा, उसी आसपास में सब, मतलब 4-5 नंबर के एयर में है। तो एक बच्चा उसका रिजल्ट अगर छोड़ दीजिएगा, और पढ़ने में ठीक था लड़का वो, है ना, तो प्रिंस जायसवाल उसका नाम है ना, वो पढ़ने में ठीक लड़का था, तो उसका रिजल्ट अगर छोड़ दीजिएगा, उसका रिजल्ट में मतलब फिजिक्स में भी वही है, केमिस्ट्री में भी वही है, बस फिजिक्स में 80 के रेंज में आ गया, 87 86 के है। केमिस्ट्री में 90 91 ऐसे ही है, केमिस्ट्री और मैथ में 90 91 ऐसे ही करीबन में है, तो 90 प्लस में है। अब फिजिक्स में उसका 90 में कम आ गया है, तो एक बच्चा उसका खाली छोड़ दीजिएगा, तो उस बच्चे का दुख है। बाकी जितने भी बच्चे हैं उनका आप देखिएगा ना, आपके ग्रुप में भेजा गया होगा, तो उसमें आप देखेंगे तो हर एक बच्चे का जो फिजिक्स में स्कोर होगा, अगर फिजिक्स में अगर आया है उनका 74, फिजिक्स में आया है 75, तो सबसे हाईएस्ट ही होगा फिजिक्स में। तो केमिस्ट्री में आया होगा उनका 55, मैथ में आया होगा उनका 67, ऐसे नंबर होंगे।
नंबर सबसे अच्छा उनका फिजिक्स में ही है, वो भी नंबर जानते हैं, वो 2-4 गो का आ गया, कुछ लोग का रिजल्ट उतना आ गया, वो भी इसलिए आया है कि लास्ट में 1 महीना जो टेस्ट लिया गया है, तो उसी टेस्ट में जो लोग विद्यार्थी अपीयर हुए थे उन्हीं लोग का रिजल्ट हमको दिखाई दे रहा है। अब बाकी किसी भी लोग का रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है। 2 गो लड़की थी, 2 गो लड़की, 3 गो लड़की, और तीनों लड़की टेस्ट में आती थी, या तीनों लड़की का रिजल्ट हमको दिखाई दे रहा है बहुत बढ़िया। एक मोनिका नाम की लड़की थी, 2 गो और ही है, उसका नाम नहीं याद है। हाँ, कौन सी क्वेश्चन? रिशिता है, रिशिता है, 2 गो और ही लड़की है, 1 गो और ही लड़की है। उतनी मोटी सी थी, सांवली सी थी, हाँ, अगर ध्यान बा चेहरा याद नहीं क्या है, तो उसका भी रिजल्ट क्या है, बढ़िया है। लेकिन ओवरऑल बाकी लड़कियों का रिजल्ट क्या है, सब वही है ना, कोई रिजल्ट बढ़िया नहीं है। रिजल्ट के बारे में खैर बात करने से कोई फायदा नहीं है, वो बेकार की चीजें हैं। तो ओवरऑल थोड़ा सा हम लोग इस बैच में जो अभी बैठे हुए हैं, इस बैच में भी आप कहेंगे कि साहब हम, आप हमको बताइए कि सर किसका रिजल्ट अच्छा है, किसका रिजल्ट नहीं आएगा, तो हम एक एक गिनवा देंगे किसका रिजल्ट आने वाला है, किसका रिजल्ट नहीं आएगा। देख, मैटर ये नहीं करता है कि साहब आप मोतिहारी से, आप हमारे संस्थान से जब आप निकले तो ये मैटर हो कि साहब हम कितना % लेके जा रहे हैं, नहीं। हमारा हमेशा इस बात का मोटिव रहा है कि साहब जब आप मोतिहारी यहाँ से निकले तो आप एक अच्छा नॉलेज लेके फिजिक्स में निकल जाए। क्योंकि बोर्ड्स का रिजल्ट बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है, लेकिन क्योंकि बोर्ड का रिजल्ट बिहार बोर्ड है, इसमें साहब 90 नंबर लाना, 90+ में नंबर लाना बहुत टफ नहीं है, एकदम आसान सा चीज है। लेकिन हम बोर्ड में अगर नंबर नहीं ला पा रहे हैं तो साहब हमको कंपटीशन में नंबर नहीं आ सकता है। किसी का बोर्ड में अगर 85 नंबर आ रहा है, 86-87 आ रहा है, मतलब बहुत अच्छा है बच्चा, वो अच्छा किए हुए हैं। अगर अपने मन से दिए हैं तब, बहुत लोग चीटो चाट करोड़ के बेटा नंबर लेके आ जाता है, नहीं बगल में चिट चल रहा है, वहां से लिख लिया गया, वहां से भी नंबर बहुत लोग के उठ जाते हैं वहां से। लेकिन मैटर ये है कि साहब अगर हम 12th निकले, तो 12th निकले, 11th 12th निकल रहे हैं, तो साहब वो नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। क्योंकि बोर्ड के में जो बिहार टॉप कर जाता है, आज तक कभी सुने हैं कि जो बिहार टॉप किया, एक वो IIT में टॉप कर गया, नीट में टॉप कर गया? बिहार टॉपर कभी भी IITian NITian नहीं बनते हैं बेटा, है ना। जिनका नंबर थोड़ा बहुत कम रहता है वही अच्छा, वही आगे स्कोर करते हैं। क्योंकि दोनों बोर्ड में नंबर लाना और IIT में या नीट में कंपटीशन में नंबर लाना, दोनों एक अलग कड़ी है बेटा। बोर्ड में लिखने का तरीका अलग होता है, नीट में, जेई में, मेंस में, इन सब में लिखने का तरीका, उनको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, कंप्लीटली अलग होते हैं। तो इसलिए बोर्ड के रिजल्ट से आप IIT और नीट का कंपटीशन का रिजल्ट आप इक्विवेलेंट नहीं कर सकते कि मतलब हाँ इसमें खराब हो गया तो उसमें भी खराब हो जाएगा। लेकिन इस बैच के जो बच्चे थे उनका ना बोर्डे सही था और ना ही वो निकले संस्थान से, तो उनके पास अगर पूछेगा तुम्हारे पास फिजिक्स से कितना नॉलेज है, या फिजिक्स नहीं केमिस्ट्री का, वो खाली हमारे फिजिक्स में खाली नंबर खराब हुआ है, उनका हर एक सब्जेक्ट में नंबर कम, हर एक विद्यार्थी का, जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी विद्यार्थियों का टोटल सब्जेक्ट में नंबर खराब है। क्योंकि अगर फिजिक्स नहीं पढ़ रहे इसका मतलब वो केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ रहे, मैथ भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास जितने भी बच्चे थे, करीब करीब बच्चे विद्यार्थी, उसमें सब वही लेने वाला बच्चा था। इसके पहले वाला बच्चा बहुत बढ़िया बच्चा था, मतलब इसके पहले जितना भी बैच निकला सब बढ़िया बैच निकला हुआ है। तो थोड़ा सा आप लोग भी इतना जान लीजिए बेटा कि जिस ढंग से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं उस ढंग से रिजल्ट नहीं आने वाला है। रिजल्ट का मतलब क्या होता है, पढ़ाई का मतलब क्या होता है, हम बार बार इस चीज को करें, पढ़ाई का मतलब होता है कि अगर जो चीज हमको पढ़ा दिया गया तो उसका नॉलेज हमको हमारे पास होना चाहिए। अगर अभी हम आपसे पुराना चीज पूछे, जैसे आप सिंपल सा देखिएगा, क्वेश्चन तो आप देखे होंगे कितना इजी था। अब क्वेश्चन एनालिसिस कराया गया था ना बेटा, स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन एनालिसिस कराया गया था। उसी टाइम पे देखे थे हम लोग, बेसिक पढ़े थे, तो बेसिक से आपको करीबन 8 से 9 नंबर लड़े हुए थे, नहीं था, सिंपल बेसिक से स्टार्ट हुआ था, उससे उतने क्वेश्चन थे। तो सोचिए कि साहब क्वेश्चन का लेवल क्या था। 5 नंबर ये अगर देखेगा तो आई के डिफेक्ट के बारे में पूछा था और इसको डिफेक्ट को ठीक करने के लिए कौन सा उपचार किया जाए, तो साला 5 नंबर का वही क्वेश्चन था। एगो था मटेरियल को क्लासिफाई करना था, मटेरियल कितने भाग कितने प्रकार के होते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, साला थ्योरी चीज है, एकदम आसान सा था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे, क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं था। मतलब अभी तक इतिहास में सबसे आसान क्वेश्चन क्या था कि 2026 में पूछा गया क्वेश्चन आसान है। नहीं तो इसके पहले जितना भी क्वेश्चन देखिएगा सब में 2021 से या 2022 से अगर आप देखेंगे तो 2022 से या
2026 तक का जितना भी आप क्वेश्चन एनालिसिस कीजिएगा, उन एनालिसिस में सबसे आसान क्वेश्चन आपको कौन से दिखाई देंगे? 2026 के दिखाएंगे। थोड़ा सा पढ़ लीजिए, पढ़िएगा तो अपने आप पता चल जाएगा। सबसे आसान क्वेश्चन 2026 का है, लेकिन सबसे खराब रिजल्ट 2026 है। काहे कि बच्चा नहीं पढ़ रहा है। अभी इन लोग से बात कर रहे थे, कोई स्कूल का इंटरव्यू हम देख रहे थे, है ना, प्रिंसिपल का इंटरव्यू थे। वो कहा कि उसके गार्जियन बैठे हुए थे, गार्जियन के साथ मीटिंग था। वो कहा कि साहब एगो पेन है, इस पेन को अगर शुरुआती दौर पर अगर मैन्युफैक्चर करें, बनाने पहली बार बनाने का प्रयास करेंगे, तो ये क्या पेन इस डिजाइन का और इतना क्वालिटी के साथ बन सकता है? नहीं, खराब होगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं, तो जैसे जैसे वक्त बीतते जाएगा वैसे वैसे इस पेन की क्वालिटी क्या होती है? बढ़ती जाएगी। तो अगर कोई संस्थान जितना पुराना होते जा रहा है, मतलब वहां से अगर कोई बच्चे पास आउट होकर निकल रहे होंगे, तो उन बच्चों का क्वालिटी भी उतना ही बढ़ के निकलना चाहिए बेटा। लेकिन उन्होंने बताया कि साहब 27 साल का स्कूल था उनका, और 22 साल से वो खुद प्रिंसिपल थे उसमें। वो कहे कि 27वां साल में जो बच्चे पास आउट हुए, उनका लेवल बहुत अच्छा था जो 26वां साल में बच्चे पास आउट किए। यहां पर रिवर्स में ग्रोथ है, उल्टा, कि जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, जो बच्चों का क्वालिटी जो आ रहा है, वो क्वालिटी क्या हो रहा है कि एकदम डाउन होते जा रहा है। पढ़ने की इच्छा ही क्या हो रही है? खत्म होती जा रही है। 2026 में जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं, उनका क्वालिटी देखा जाए, और 2025 में जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं, तो 2025 के बच्चे का क्वालिटी क्या है? एकदम डाउन है। 2024 में जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं, उनका 2025 से क्वालिटी डाउन है। तो धीरे धीरे ये क्या है कि क्वालिटी उनकी दिन प्रतिदिन बेटा क्या हो रही है? बेटा घटते जा रही है। क्या रीजन है? तो उसमें रीजन भी बड़ा अच्छे से बताया, थोड़ा बहुत बताए हैं। वो मतलब उनका कहने का तात्पर्य क्या था कि 6 साल से बच्चा समझदार हो जाता है। अगर 6 साल में किसी बच्चे को कह दिया जाए कि साहब, जैसे अगर 6 साल में स्टार्टिंग होता है, पापा को पापा कह रहा है, बहुत सारे बच्चे अपने पापा को डैडी कहते होंगे, बहुत सारे अपनी मम्मी को मम्मी कहते हैं, बहुत सारे अपनी मम्मी को मामा कहते हैं, माँ कहते हैं लोग। तो एक बार जब बच्चा अगर सीख लिया, अगर वो मम्मी कह रहा है, उसको कह दिया जाए कि ना अब तुमको मम्मी नहीं कहना है, तुमको मॉम कहना है ना। सिंपल से एक एग्जांपल बता रहे हैं कि उसको कह दिया जाए 6 साल के बाद कि ना तुमको मॉम नहीं कहना है, मम्मी नहीं कहना, मॉम कहना है। पापा को पापा नहीं कहना है, पापा को डैडी कहना है। बात समझ में आ रही है? तो उस कंडीशन में आप उसको कितना भी सिखा लीजिएगा, दुनिया कोई ताकत नहीं होगा जो उसको मम्मी से मॉम कहलवा दे। मात्र 6 साल का उम्र है। ध्यान से समझिएगा इन चीजों को बेटा, आप ही के ऊपर ये सारी चीजें। वो नहीं हो सकता है। जब बच्चा 16 साल का होगा, 15 साल का होगा, तो 15 साल की उम्र में उसको इतना समझदारी हो जाता है कि वो इतना समझदार हो जाता है, उसके पास इतना लेवल हो जाता है कि वो समझदार हो जाता है कि साहब आगे हमको क्या करना है, समाज के प्रति उसका नेचर क्या है, अपने परिवार के प्रति उसका नेचर क्या है, देश के प्रति उसका नेचर क्या है। वो चोरी करने वाला है कि साहब पढ़ने वाला है। वो अगर वो सीख लिया कि चोरी करना है, तो 16 साल के बाद उसको चेंज, 15 साल के बाद उसको चेंज नहीं किया जा सकता है कि नहीं तुम बढ़ के कलेक्टर बन जाओ, नहीं बन सकता है कलेक्टर। आपके पास जो बचपन से जो आदतें चलते आ रही हैं, वही आपको आगे अफेक्ट करते जाता है। अगर बचपन से हमारी आदतें अगर सही जा रही हैं, तो हम आगे भी क्या करेंगे? सही करेंगे। अगर बचपन से हमारी आदतें ही खराब होती जा रही हैं, तो अब इस अवस्था में आकर अगर हम चाहें कि साहब आपको ये करा दे वो करा दे, तो नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि साहब आप सब कुछ भूल चुके हैं, नया चीज नहीं किया है। जैसे कैसे बोले कि एक बच्चा को मामा है मोम कहा जा सकता है, कह सकता है? वो नहीं कह सकता है, जबकि वो एकदम ग्रोथिंग एज में है, लेकिन फिर भी नहीं कह सकता है। तो वही क्वालिटी है कि साहब कोरोना के बाद से, लॉकडाउन के बाद से इतना न ज्यादा हम मोबाइल फैमिलियर हो गए कि साहब माइंड पूरा का पूरा डिस्ट्रैक्टेड है बेटा मोबाइल की ओर, पूरा पूरा। आप चाह के भी मोबाइल नहीं हटा सकते अपने से, आप चाह कर भी आज मोबाइल को नहीं हटा सकते अपने से, क्योंकि मोबाइल नहीं हट सकता है। अब मोबाइल अगर हटे, पढ़ाई में अगर आप ध्यान दें, तो साहब क्या लेवल गए। पहले हम लोग शिक्षक ढूंढते थे, हम भी पढ़े हुए हैं, ऐसे इंडिविजुअल पढ़े, आप जैसे आप इंडिविजुअल पढ़ रहे हैं वैसे हम भी पढ़े, पटना में पढ़े। तो वहां पर टीचर का ऐसे देखा जाता है कि साहब कौन से टीचर जो है वो सबसे टफ न्यूमेरिकल कराते हैं, टफ मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, टफ कि जो आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन करा रहे हैं, वैसे टीचर को देखना। आज के डेट में बच्चे कहते हैं कि हमको समझ में कहां आ रहा है, हमको समझ में कहां आ रहा है, हम वहां पढ़ेंगे। अब पहले क्या था, हम खुद अपनी बात बता रहे हैं, हम खुद 2005 का मैट्रिक पास है, और 2005 में पास होने के बाद हम लोग को पता नहीं था साला का जेई होता है, क्या नीट होता है, क्या एडवांस होता है, सब कुछ नहीं पता था। हम चले गए पटना में, वहां पर एक भैया थे, थोड़ा सा कहानी सुन लो उसका, हम तुमको क्लास कराते हैं।
हम अपनी कहानी तुमको बता रहे हैं, कुछ नहीं पता था क्या जेई नीट ये सब कुछ नहीं होता, हमको नहीं पता था। उसके हमको समझने में लमसम 5-6 महीना लग गया क्या होता है जेई। उसके बाद एगो भैया थे तो लोकल में हमको कोचिंग पकड़वा दी, जैसे नहीं कि किसी घर में जाके पढ़ लो, वो मैथ पढ़ा देगा, वो फिजिक्स पढ़ा देगा, वो केमिस्ट्री पढ़ा देगा, और समझ में आ रही है। तो हम लोग कुछ आइडिया नहीं थे, भैया जहाँ बताया वैसे वैसे हम लोग चले गए, आपको जैसे बताया जाता है आप वहाँ पे गाइड होके चले जाते हैं। तो उसी फ्लैट में एगो अविनाश नाम का लड़का था, 2005 की बात बता रहे हैं, हमको याद है। वही उस फ्लैट में रहने के लिए आया, उस फ्लैट में आया कि हमारे बगल में आया, उससे हमारी दोस्ती हो गई। दोस्ती हो गई तो फिर वो हमारा कॉपी देखा, हम उसको कॉपी देखे, तो वो अपने बारे में बताता था। तब फिर हम क्या किए, वहां से छोड़े, और वहां से छोड़ने के बाद फिर हम अपना कोचिंग ज्वाइन किए। तो मैथ हम पढ़े थे RK सुमन के पास, उस समय बहुत बढ़िया टीचर थे, आज भी बहुत बढ़िया टीचर हैं RK सुमन, उन्हीं के पास हम मैथ पढ़े थे। आज जब मैथ पढ़े तो वहां पर सबसे पहले स्टार्ट हुआ था कैलकुलस। सोच कि साहब आज के डेट में अगर मैथमेटिक्स के बच्चे हैं, इसमें मैथमेटिक्स से बच्चे हैं, अगर मैथमेटिक्स से बच्चे होंगे तो आज आपको स्टार्ट किया गया होगा, मैट्रिक्स स्टार्ट किया जाएगा, डिटरमिनेंट स्टार्ट किया जाएगा, है ना। क्यों स्टार्ट किया जाएगा कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट बच्चे को समझ में आएगा, आज जितनी देर में समझ में आएगा उतनी देर में हम एडमिशन ले लेंगे। वहां पर ये सब कोई खेला नहीं था, वहां पर सीधे कैलकुलस से स्टार्ट किया गया। और 11th में, क्योंकि 11th और 12th हम लोग का सेम होता था, हम लोग 11th से भी पेपर आता था और 12th में भी, हम 10th पास करके गए थे, और 10th पास करने के बाद अभी आप 11th पास करके 12th में गए, तब जाके कैलकुलस कोई नहीं छू रहा है। कोई छुआ है कैलकुलस? कोई नहीं छुआ होगा। और हम वहां पर गए तो हमारा कैलकुलस से स्टार्ट था वहां पर, और हम 10 क्लास पीछे गए थे, कैलकुलस चल चुका था। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन जब हम आपको पढ़ाते हैं, एक क्लास सिंपल सा डिफरेंशिएशन आपको बताते हैं फिजिक्स वाला, एक क्लास चलने के बाद, पहला क्लास के बाद दूसरा क्लास में अगर आएंगे तो आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा, जबकि हम बेसिक लेवल पे पढ़ा रहे हैं उसको, बेसिक लेवल पे पढ़ा रहे हैं। अब वहां का जो टीचर थे वो एडवांस लेवल में पढ़ाते थे, तो हाई x पावर n का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिखेगा, nx पावर n - 1 डायरेक्ट लिख देगा। बस समझ में आ रही है? 2 स्टेप अपने आप में अंदर में खा जाता था लोग, तब जाके वो पढ़ाता था। तो हमारा तो ऑलरेडी क्या हो गया, हम 10 पास करके गए, कैलकुलस हम समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हाई d/dx से ये सब चल रहा है, लेकिन हम क्लास छोड़े नहीं बेटा। बहुत लोग हैं क्लास तुरंत नहीं समझ आया, छोड़ देते हैं, क्लास छोड़े नहीं, वहां पर हम बैठे और पूरा तैयारी की। हमको नहीं समझ में आया, कुछ कुछ समझ में आने लगा, धीरे धीरे समझ में आने लगा। जो यहाँ पे तो PDF मिल जाता है, वहां पर जो दोस्त मित्र होते थे उन्हीं से पुराना मांग के, कॉपी मांग के वो पूरा लिख लेते थे। वो मोबाइल के फोटो खींचने वाला भी ऑप्शन नहीं था वहां पर, तो वहां से कंप्लीट किए। कंप्लीट करने के बाद फिर इंतजार करने लगे कि कब इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा, और जब इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा तो फिर इंटीग्रेशन वहां से किए। तो इंटीग्रेशन जब किए तो फिर डिफरेंशिएशन वाला भी पार्ट हमको फिर समझ में आने लगा, और मैथ बहुत बढ़िया हुआ। हमारा सबसे ज्यादा मैथ में ही नंबर है, शायद बिहार बोर्ड में मेरा नंबर होगा 89 के करीबन में होगा, एक पेपर में 89 होगा, दूसरे पेपर में 87 होगा या 88 होगा, सेम वैल्यू होगा, 90 नहीं था। उस कंडीशन में इतना नंबर लाना बहुत औकात की बात हो जाती थी, तो ऐसा कंडीशन था। तो अब हम लोग पास लेवल ही नहीं है, हम लोग पास क्षमता ही नहीं है। तुम्हारा वो हाथ कट जाएगा ना, तो कट जाएगा, तो हाथ कट जाएगा तो साहब 10 को जाके डॉक्टर के पास चले जाएंगे, ट्रीटमेंट कराने चले गए, साला कहाँ हो गया। अरे कुछ नहीं है बे, कटा हुआ है, सिंपल सी बात है, इसमें कौन घबराने वाली बात है। किसी का हाथ उतर जाता है तो कुछ पता नहीं चलता है। हमारा हाथ ही पूरा खत्म हो चुका था, हमको कुछ पता, इट्स ओके, सॉरी, बच्चा हुआ बच्चा। चलिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं समझ में आता है बेटा हम लोग को? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है कि जब लाइट हमारी क्या होगी बेटा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना प्रारंभ कर देती है, तो इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पक्का? ये जो लाइट आ रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, क्या बोलते हैं। और जो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है इसको रिफ्रैक्टेड रे। जिस एंगल से आ रही है इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और साहब रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो कहता है क्या कि साहब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसे कहते थे, समझ में आ गया था। कहता है कि व्हेन मुंह से बोल, पूछेगा, व्हेन अ रे ऑफ लाइट travels from one medium to another medium, then the light ray either bend towards the normal, or move away from the normal. This bending phenomenon of the light is called refraction of light. मतलब अगर जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है
प्रवेश करती है तो वो प्रकाश की किरण या तो अपने अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, नहीं तो अभिलंब से दूर चली जाती है। प्रकाश के पथ में हुए विचलन को ही प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। कि जब भी लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाएगी तो उसके पाथ में क्या होता है, कुछ ना कुछ विचलन हो ही जाता है। अब कहता है क्या कि साहब सेकंड इसके बाद पढ़ना है बेटा हमको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ना है बेटा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश के अपवर्तन का नियम। अब प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या कहता है कि सर कितने एंगल से आएगी और कितने एंगल से जाएगी। जैसे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता था। अरे यार प्रकाश का परावर्तन का नियम होता था ना बेटा, तो वहां के प्रकाश के परावर्तन के नियम में ही तो पता चलता है कि साहब अगर 30 डिग्री से आ रही है तो कितने एंगल से रिफ्लेक्ट करेगी, तो 30 से आएगी तो 30 से ही जाएगी, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के मान के बराबर हो। तो वैसे ही बेटा हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है क्या, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है क्या कि साहब जैसे इसमें टोटल 2 लॉ होते हैं। कितने लॉ होते हैं, 2 लॉ होते हैं। पहला लॉ क्या आता है कि सेम रिफ्लेक्शन के टाइप का था। पहला लॉ रिफ्लेक्शन में क्या होता था, परावर्तन में क्या होता था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते थे और एक ही तल में निहित होते थे। यहां पर बस करना क्या है, लिखेगा आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं और एक ही तल में निहित होते हैं। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, वहां पर रिफ्लेक्टेड रे होता था, यहां पर रिफ्रैक्टेड रे। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल मीट एट अ पॉइंट एंड लाइज इन अ सेम प्लेन। पहला लॉ ये होता है। सेकंड लॉ कहता है क्या कि सेकंड लॉ कितने एंगल से आ रही है और इस मीडियम में जाएगी तो कितने एंगल से जाएगी, यही हमारा क्या कहलाता है, सेकंड लॉ कहलाता है। और इसी के बारे में पढ़ना है। तो कितने से आएगी और कितने से जाएगी, इसके लिए कौन बताए थे, स्नेल साहब। कौन आए थे बेटा, स्नेल साहब। और स्नेल साहब ने कहा था कि देखो, उन्होंने कहा हाँ किसी भी 2 मीडियम के लिए, किसी भी 2 मीडियम के लिए साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होगा, किसका रेशियो, साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होगा वो किसी भी 2 मीडियम के लिए हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। और उस कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा, n2 बटा n1। मतलब साइन आई टू द साइन आर फॉर एनी 2 पर्टिकुलर मीडियम इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल्स टू n2 बटा n1। पक्का। इसी को अगर हम क्रॉस में गुना करेंगे तो बन जाएगा n1 sin i बराबर n2 sin r। इसी को हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ। तो अगर आपको स्नेल्स लॉ लिखने के लिए आएगा तो सिंपली आप क्या करेंगे बेटा, पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ द रेशियो ऑफ sin i टू द sin r फॉर एनी 2 पर्टिकुलर मीडियम इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब स्नेल्स के नियम के अनुसार आपतन कोण की जया, जया का मतलब होता है साइन, है ना, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात, आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात किसी भी 2 माध्यमों के लिए क्या होगा बेटा, कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट होगा किसका, n2 बटा n1। n1 बटा n2 नहीं, क्या होगा बेटा, n2 बटा n1। अब क्या है n1 और n2, तो यहां पर लिख दीजिए, जहां पर n1 और n2 दोनों मीडियमों का क्या है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक है। आइए थोड़ा सा समझना है, यही n1 है, ऊपर का माध्यम अलग है, नीचे का माध्यम अलग। इस माध्यम का अपवर्तनांक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या माना गया है, n1, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना माना गया है, n2। तो कहता है क्या कि नॉर्मल अगर हमको स्नेल्स लॉ लिखना है, एग्जाम में लिखना है, तो वहां पर लिखा गया कि साहब n1 और n2 क्या है, तो दोनों माध्यम का क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि साहब कौन n1 है और कौन हमारा n2 है। बात समझ में आ रही है, n1 का मान क्या होगा और n2 का मान क्या होगा, ये कैसे पता करें। तो इसको पता करने के लिए यहाँ पर सिंपल सा तरीका है, क्योंकि बेटा ये स्नेल्स लॉ है, ये सभी जगह काम देगा। अभी से लेके लेंस जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक पूरा स्नेल्स लॉ काम देगा। तो स्नेल्स लॉ में लगाने में कौन n1 होगा और कौन n2 होगा, तो ध्यान से याद है n1 किसे कहते हैं, बोलो तो किसे कहते हैं n1। n1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जिस मीडियम से लाइट आ रही होती है, और n2 क्या है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जिस मीडियम में लाइट रे जा रही होती है। मतलब जिस माध्यम से लाइट आ रही है, देखो तो ऊपर वाला माध्यम हो गया, इस मीडियम से लाइट आ रही है, जिस मीडियम से लाइट आई उसको क्या मानेंगे, n1,
और जिस मीडियम में लाइट जाने वाली है या जा रही है उस मीडियम को क्या बोलते हैं, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोलते हैं, n2। तो n1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से लाइट आ रही है, n2 जिसमें लाइट जा रही है। बस यही याद करके रखना है, और याद करके रखें, कभी भी स्नेल्स लॉ में आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं। तो यहीं तक हम लोग पढ़े थे, और आज हम लोग इसके बेसिस पर क्या करेंगे बेटा, आज न्यूमेरिकल्स को डील कर रहे वाले हैं। स्नेल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स को आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आ जाओ, देखो बेटा, कहता है क्या कि आज क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। क्वेश्चन कहता है क्या, अ रे ऑफ लाइट travels from vacuum to a, लिखेंगे, medium of refractive index √3 at 60 degree, then find angle of deviation। then find angle of deviation। जल्दी क्वेश्चन लिखें, हिंदी वाली लिखेंगे बेटा। एक प्रकाश की किरण, एक प्रकाश की किरण, एक प्रकाश की किरण निर्वात से, एक प्रकाश की किरण निर्वात से, निर्वात से निर्वात से √3 अपवर्तनांक वाले माध्यम में, निर्वात से √3 अपवर्तनांक वाले माध्यम में, निर्वात से √3 अपवर्तनांक वाले माध्यम में 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। माध्यम में 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। आपतित होती है तो विचलन कोण ज्ञात करें, तो विचलन कोण ज्ञात करें। ठीक है, तो विचलन कोण ज्ञात करें। ठीक है, पहले इधर समझो क्वेश्चन क्या कहा। सबसे पहले देख बेटा, हमको डर होता है न्यूमेरिकल, फिजिक्स में न्यूमेरिकल से डर लगता है। अब ये बच्चा बना के रखे हुए हैं, बन गया इनसे, है ना, या कुछ और लोग होंगे जिनसे बन गया होगा या नहीं बना होगा। तो बनेगा कि नहीं बनेगा ये डिसाइड कैसे होगा बेटा, तो हमको पहली बात कि ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। क्वेश्चन को तब तक पढ़ें जब तक कि वो क्वेश्चन हमको समझ में ना आ जाए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। और जब हमको क्वेश्चन समझ में आ जाए तो आने के बाद जो उसका गिवन डेटा है वो लिखें, उसका एक छोटा सा डायग्राम अगर पॉसिबल हो रहा है तो छोटे से उसको डायग्राम से भी आप क्या करो, उसको दिखाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आ जाओ, कहता है क्या कि अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वैक्यूम टू अ मीडियम, मतलब एक प्रकाश से किरण निर्वात से, कहां से, निर्वात से कहां जा रही है, किसी माध्यम में जा रही है, और उस माध्यम का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है। तो आइए पहले डायग्राम देख लिया जाए। डायग्राम कहा, ये मान ले कि हम पहले बाउंड्री बना ले रहे हैं बेटा, है ना, ऊपर में हम मान ले रहे हैं वैक्यूम, क्या मान ले रहे हैं बेटा, VACCUME, वैक्यूम मतलब निर्वात हो गया। और आपको अभी हम पढ़ाए नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि निर्वात का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है ना। और लाइट कहां से आ रही है बेटा, तो वैक्यूम से ही आ रही है। कहां से आ रही है बेटा, वैक्यूम से ही आ रही है। और कितने एंगल पर आ रही है, तो साहब इसके लिए पहले नॉर्मल बना लिया जाए। ये हमने एक नॉर्मल बना लिया, और क्वेश्चन में कहा है कि ये जो लाइट आ रही है यह कितना एंगल बना रही है,
तो 60 डिग्री। और लाइट कहां से आ रही है बेटा? वैक्यूम से। और इधर का मीडियम कुछ अलग होगा, जैसे ये अलग मीडियम हो गया आपका। समझ में आ रही है मेरी बात? ये हमारा मीडियम क्या है? अलग है, ऊपर का मीडियम अलग है। और जिस मीडियम में अब लाइट जाने वाली है, वैक्यूम से कहां जा रही है? एक ऐसा मीडियम में जाने वाली है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है बेटा? √3 दिया हुआ है। तो अब √3 वाले में जाने वाली है, तो अब √3 वाले में जाएगी तो कितने एंगल से जाएगी हमको पता है नहीं। वही हमको पहले इसमें तो विचलन कोण निकालना है, लेकिन विचलन कोण तब निकल पाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन तब निकल पाएगा जब हमको क्या निकल जाए? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब आर का मान हमको क्या करे? पहले निकल जाए। तो सुनो, सबसे पहले आर का मान निकालते हैं। तो सोचो कि पहले हमको चीजें आर का मान निकालने के लिए किस किस चीजों का जरूरत पड़ेगा। तो सोचो, हम पढ़े हुए हैं अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। पढ़े क्या? अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स के अनुसार, क्योंकि आई का मान पता है, आर का मान निकालना होगा, तो कौन बताएगा? स्नेल से सामने बताएंगे। तो स्नेल्स लॉ मतलब स्नेल्स के नियमानुसार, खूब ध्यान से समझना, स्नेल्स के नियमानुसार। स्नेल्स लॉ क्या कहते हैं? N1 साइन I बराबर N2 साइन R। यही ना पढ़े बेटा? मतलब हमको क्या पता होना चाहिए? N1 का मान पता होना चाहिए, N2 का मान पता होना चाहिए, I का मान पता होना चाहिए, तब ना R का मान निकलेगा बेटा। तो आइए सबसे पहले हम यहां पर सॉल्यूशन डालते हैं, और सॉल्यूशन में हमको पता चल गया कि पहले N1 लिखना पड़ेगा। N1 का मान क्या होगा? कोई बता सकता है यहाँ पर N1 कहाँ होगा? क्या होगा बेटा? 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि N1 क्या है? उस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जहां से लाइट आ रही होती है। क्या आ रही है? वैक्यूम से ही आ रही है। तो इस माध्यम का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? N1। तो ये हो जाएगा हमारा N1, और जिसमें जाएगी वो क्या हो जाएगा? N2। तो यहां पर हमको पता चल गया N1 का मान 1 और N2 का मान क्या हो जाएगा बेटा? √3। पक्का? कितने एंगल से आ रही है? 60 डिग्री से। तो हमको क्या निकालना है? आर का मान हमको निकालना है। क्वेश्चन मार्क हो गया नहीं? अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे। अब फॉर्मूला कैसे पुट करेंगे? वैल्यू पुट करना है, यहां पर करेंगे, और ये और का निशान होता है, और हो गया। N1 का वैल्यू कितना है? 1 गुने साइन I का वैल्यू कितना है? तो साइन का साइन लिखा जाएगा, I का मान भरोस रखना यहाँ पे 60। N2 का मान क्या है बेटा? √3, यहां पर लिखेंगे साइन R। अब आइए, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2, 1 से गुना करेंगे, यही रह जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा? √3 साइन R। अब आप देखेंगे बेटा, √3 यहां पर गुना में, इधर जाएगा तो भागा में, तो √3 से √3 कट जाएगा, या ऊपर वाले से ऊपर वाले को क्या कर सकते हैं बेटा? काट सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। तो यहां पर साइन R का मान कितना हो जाएगा? यहां पर हो गया 1/2। आ जाओ यहां पे लिख दे रहे हैं, या साइन R बराबर कितना हो गया? 1/2। तो सोचो, साइन थीटा का मान 1/2 कब होता है? जब R बराबर कितना हो जाए? 30 डिग्री। इसलिए यहां से R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमको पता चल गया 30 डिग्री। अब तू सोचना, ये R कौन सा दिखाई दिया? सुनना कि अगर ये मीडियम ना होता, खूब ध्यान सुनना, अगर नीचे वाला मीडियम ना होता, एक ही मीडियम होता, तो ये सीधे ना चलती बेटा। तो अगर ये मीडियम ना होती तो क्या ये लाइट सीधी गई होती बेटा? बोलना यार। तो सोचो कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये पूरा एंगल कितना होता है? 60 होता। साठ डिग्री ना होता। लेकिन तू सोच कि अभी जो हमारा सॉल्यूशन आया, आर का मान 30 डिग्री ना आया, तो ये 30 डिग्री भी कहां से आया? नॉर्मल से। आई का मान और आर का मान, आई का मान भी निकाल रहे हैं कहां से? नॉर्मल से। तो आर का भी मान निकालेंगे तो कहां से? नॉर्मल से। तो नॉर्मल से हाई है 60 डिग्री, तो हमको चाहिए नॉर्मल से 30 डिग्री। तो 30 डिग्री इस लाइन के उधर होगा कि इस लाइन के अंदर में होगा? अंदर में होगा। इसका मतलब ऐसी ना बीच में गया होगा बेटा। तो ये हमारी लाइट क्या करेगी बेटा? ऐसे रिफ्रैक्ट कर जाएगी, और ये जो एंगल हमारे यहां पर बना, और ये एंगल कितना बना? 30 डिग्री। तो लाइट को जानी कैसे थी बेटा? ऐसे सीधे जानी थी, अरे है ना तो बोल। लेकिन चली गई कैसे? ऐसे, क्योंकि रिफ्रैक्शन में ही तो पाथ उसका विचलित तो होता ही होता है। तो डेविएशन कितना होगा, विचलन कितना होगा? तो एक तो हम स्नेल्स लॉ लगाना सीख लिए बेटा हमको। अब चूंकि समय कम है, इसलिए एक एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन करवा दिए हैं।
अरे नहीं आया, पहले हम क्वेश्चन देते हैं, ऐसा क्वेश्चन देते हैं, हम कहते बताओ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा और पवर्तन कोण का मान कितना होगा, है ना, तो इतना आंसर होता है। इसके बाद फिर क्वेश्चन देते हैं कि क्वेश्चन दिए बताओ इसमें डेविएशन कितना होगा, विचलन क्या होगा। तो हम एक ही क्वेश्चन में दोनों मिला दिए हैं कि डेविएशन तभी निकल पाएगा जब हमको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता हो। तो हमको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालने आ गया स्नेल्स लॉ से, अब हम डेविएशन निकालेंगे। लाइट डेविएशन निकालने का तरीका कैसे कि अगर यह माध्यम, मुझसे बोल, अगर यह माध्यम ना होता तो क्या ये लाइट सीधे गई होती, लेकिन इस माध्यम के उपस्थित होने के कारण क्या ये लाइट ऐसे चली गई बेटा, तो जानी थी ऐसे, चली गई ऐसे, तो क्या इतना एंगल से मुड़ गई, जितने एंगल से मुड़ गई, क्या इसी को ना एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे। तो बताओ बेटा इस डायग्राम के अनुसार एंगल ऑफ डेविएशन का मान कितना होगा, कोई बता सकता है कितना हो जाएगा, कैसे, क्या पूरा का पूरा इस 60 डिग्री है, हाई पूरा कितना है 30 डिग्री, क्या 60 डिग्री में से 30 डिग्री घटा दे, तो 60 में से 30 घटाएंगे तो साहब आपके पास आंसर कितना आ जाएगा बेटा, वो 30 डिग्री आ गया, तो आंसर हो गया। तो ये हो गया डेविएशन। नहीं आया, बहुत लोग टीचर क्या करेंगे वहां पे लिखवा देंगे I माइनस आर, जो कि 60 डिग्री क्या है, I है, बोलना बे, और R का मान कितना है, तो I माइनस आर हो गया। तो ये कंडीशन जब नॉर्मल की ओर बेंड होता है ना बेटा, तब I माइनस आर हो जाता है, लेकिन साहब अगर नॉर्मल से दूर जाएगा तो उस कंडीशन में R माइनस I हो जाएगा। नहीं, जैसे अगर हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R के जगह पर, R यहाँ पर 30 डिग्री है ना बेटा, 30 डिग्री की जगह पर आता 75 डिग्री, कितना डिग्री आता 75 डिग्री, तो कैसे होता है, तो देख हाई पूरा का पूरा 60 डिग्री वाला लाइन है, तो 75 डिग्री एक से दूर ना आएगा, तो हाई ना 75 डिग्री आता है ना, जैसे समझ, क्या हैगा ना 75 डिग्री आता है बेटा, तो हाई पूरा 75 डिग्री हो जाता है, बोलना बे। तो लाइट जा रही थी ऐसे, चली गई ऐसे, है ये ना डेविएशन हुआ। तो ये डेविएशन कैसे निकालोगे, तो हाई पूरा 75 डिग्री है, तो सोचो कैसे निकालोगे, तो पूरा 75 डिग्री में से, अरे बोलना यार, तो हाई वाला एंगल वन निकाल, सॉरी ना सॉरी, है 75 डिग्री थोड़े है, 75 डिग्री हाई ना है रे, नॉर्मल के साथ ना देखेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये 75 डिग्री हो जाएगा। अरे हाँ ना, तो बोल, लाइट डेविएट कितनी की, यही ना डेविएशन करी, बोला ना यार। तो क्या करेंगे, पूरा 75 में से क्या 60 घटा दिया जाएगा, 60 है ना, है तो 75 में 60 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा अपन, तो यहां पर R में से क्या 75 में से ना 60 घटा रहे हैं, मतलब R में से I को घटाया जा रहा है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि साहब R में से I को घटाएं कि I में से R को घटाएं, किसी में से किसी को घटाया जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल आपका किस वैरायटी का है। बोलो हाँ या ना, चलो मार जीरोक्स। पाउच करे वाला ऑप्शन है ना, ठीक आओ तुम तो भी, ठीक आओ तुम, काम ना चल जाए, ना वो नहीं बात, वीडियो क्वालिटी ठीक होता, ठीक बा, है ठीक। तो अभी तने और लाइट जितना बोरी नु, तो लाइट पे और ये क्लियरिटी आता है। अब एक वो छतरी है ना लगा लेते, एगो छतरी होने भक से खूब मस्त हो गए, अब वो बनिए गई बा। अब वो 4 बजे से ओकर क्लास होला, अब हमारा टाइम नहीं 4 बजे से क्लास करे, लेकिन क्लास कोई नहीं, बाहर है नहीं, गड़िया बनवाओ नहीं, तो 4 बजे से क्लास रहे, तो 4 बजे से क्लास वही नहीं करे, तो एथिया में से वर्कशॉप में ओकरे से मंगनी कॉपी किताब कलम, अगर पूरा पढ़नी हम, जैसे तुम लोग क्लास करता है ना, वैसे हम ही क्लास किए 1.5 घंटे का क्लास, अगर कगचो फाड़ के पैकेट में रख लेनी, और नहीं तो मेहरारू कगचो खींच दिलक, अब ओकरा बाद ऐप खोलते तो हमारा बुझाते नहीं कुछ, अब का करी मैं नहीं करी, समझ में आई, बड़ा व्यवस्था खराब हो, वही दिन से वो बन गया है, चालू है, अब ओकरा कुछ कर ही नहीं क्या था हमारा। अगर क्लास चलता है, लाइव क्लास 4 बजे चलता है, 4 बजे से हमारा क्लास चलता है
इसके बाद एक क्वेश्चन हम आपको देंगे, आप बनाएंगे। लेकिन आंख बड़ा जल्दी खराब हो, इतना लाइट। और व्हाइट लाइट सबसे खराब होता है आंख के लिए, आई के लिए व्हाइट लाइट। पियर का बॉल सूर्य के ना चलत रहे पहले उठी के, वो आंख के लिए ना खराबी होला। जैसे वहां पर एगो ट्यूबलाइट है, वो येलो है, पहले होने रह नहीं है तो सब पूरा येलो ट्यूबलाइट है, तुमने देखा था पियर का ट्यूबलाइट हुआ वो पीला पीला जलता था उस टाइम। हो गया भाई लोग? ईद में हमारा बोले ना पहले थे, कहाँ बोलो लो, कहाँ बोलो लो ना बोलो। हाँ, बूनी बड़ा पड़ता है। तुम्हें बारिश नहीं हो रहा था तो? हाँ, तो अंकल आंटी चल गए लो, मोतिहारी चल गए लो, तो इमरजेंसी रही तो का ना जाइए। अब ले हमने आलस हो जाला, बदबा के बुनी पड़ता है। अब बुनी कंटिन्यू पड़ल 3:30 ले हमारा बुझाता चलल, 3:30 के बाद बुनी ठीक हो गई, नहीं तो हम आए वाला रह नहीं, हम कहीं छोड़ हो गई तुम लोग ना समझ में आई। अब देख कहता है क्या बेटा कि एक मीडियम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेयरर। क्या बोलते हैं बेटा? रेयरर। और एक मीडियम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेंसर। मतलब एक माध्यम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं विरल माध्यम, और एक होता है सघन माध्यम। नाम सुने हैं वो, सघन माध्यम, विरल माध्यम। वही चीज समझना। कैसे पता करें कि कौन हमारा रेयरर होगा और कौन हमारा डेंसर होगा? उसको पता करने का सिंपल सा तरीका क्या है कि सुनना। कहता है क्या कि अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान, मतलब अपवर्तनांक का मान, अपवर्तनांक का मान जितना ज्यादा होगा, वह मीडियम उतना ही ज्यादा डेंसर, सघन, सघन का मतलब ठोस होता जाएगा, है ना? सघन होता जाएगा, ठोस होता जाएगा। और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान जितना ही कम होगा, ध्यान से, वह उतना ही ज्यादा विरल, मतलब उतना ही ज्यादा रेयरर कहलाएगा। रेयरर, रेयरर को हिंदी में क्या बोलते हैं? विरल माध्यम। अब समझ में आ गया? तो एन का मान जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, माध्यम सघन की विरल सघन होते जाएगा, डेंसर होते जाएगा, और एन का मान जैसे जैसे कम होते जाएगा, वो हमारा मीडियम और उतना ही रेयरर होते जाएगा, विरल होते जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात बेटा नहीं। आजा, आप हमको यहाँ पे बताओ कि लाइट किस माध्यम से किस माध्यम में जा रही है? सघन से विरल में जा रही है या विरल से सघन में जा रही है? रेयरर से डेंसर में कि डेंसर से रेयरर में? क्या रेयरर से डेंसर में जा रही है? वेरी गुड। क्योंकि साहब यहां पर n का मान कितना है? 1, और यहां पर n का मान कितना है? √3। और √3 का मतलब हो गया 1.732। तो 1 से 1.7 ज्यादा ना है बेटा। इसका ये वाला मीडियम हमारा क्या कहलाएगा? रेयरर। ये वाला कौन सा कहलाएगा बेटा? रेयरर कहला जाएगा। RARER, रेयरर, जिसको आप विरल बोल सकते हैं। और जिस मीडियम में लाइट जा रही है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? डेंसर। क्या बोलेंगे बेटा? डेंसर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? सघन। बोला है ना? अच्छा, अगर हम सुनना, अगर हम ये पूछें कि पानी सघन माध्यम है कि विरल माध्यम? वाटर रेयरर है कि डेंसर है?
देखिए बेटा, हाँ, कभी भी एक मीडियम अगर होगा ना बेटा, तो एक मीडियम के लिए हम कभी भी ये नहीं बता सकते हैं कि सघन है या विरल। हमेशा एक माध्यम के साथ दूसरा माध्यम होना चाहिए। जैसे अगर हम हवा लेते हैं, हवा और पानी लेते हैं, तो हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, मतलब हवा का अपवर्तनांक कितना होगा 1, और पानी का अपवर्तनांक कितना होता है 1.33। तो हवा ठोस है कि पानी ठोस है? हवा के रिस्पेक्ट में पानी ठोस है, इसलिए साहब एयर हमारा रेयरर कहलाएगा और वाटर हमारा डेंसर कहलाएगा। मतलब हवा हमारा विरल कहलाएगा और पानी हमारा क्या कहलाएगा, सघन कहलाएगा। लेकिन यही सुनिए, अभी पानी सघन हो रहा था, लेकिन यही अगर पानी और ग्लास की बात करें, पानी और सीसा की बात करें, वाटर और ग्लास की बात करें, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.33 और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। कितना होगा 1.5 हो जाता है। तो अब आप बताएं कि यहां पर पानी और ग्लास में कौन रेयरर की कौन डेंसर? तो वाटर हमारा रेयरर होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, और ग्लास हमारा क्या कहलाएगा, डेंसर कहलाएगा, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बेटा, ज्यादा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो रेयरर डेंसर समझ में आ गया आपको? तो सुनना मेरी बात को, यहां पर तुम सोचो कि लाइट रेयरर से ना डेंसर में जा रही है। तो हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे, हम लोग सर पढ़ाए थे कि अगर कोई लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाती है तो वह अपने नॉर्मल की ओर क्या कर जाती है, बेंड कर जाती है। क्या इस न्यूमेरिकल के जरिए भी हमको इस बात का समझ में आ चुका है कि अगर कैसे पता चले कि डेंसर की ओर जा रही है? हम बार बार बताए थे कि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन देखो, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन से इधर जा रही है मतलब नॉर्मल की ओर बेंड हो रही है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन से इधर जा रही है मतलब नॉर्मल से दूर जा रही है ना। तो आपतित किरण का दिशा ही डिसाइड करेगा कि रेयरर में जा रही है या डेंसर में। तो यहाँ पर आर का मान 30 ना आया था, मतलब ये लाइट इधर की ओर ना बेंड कर गई, और यही बेंडिंग तो हम लोग निकाले हैं कि कितना से बेंड करेगी, कितना से डिवाइड करेगी, जो आंसर आया हमारा 30 डिग्री। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो साहब यहां पर एगो ज्ञान की बात आपको लिखने वाली है, क्या कि अगर कोई लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है तो अपने नॉर्मल की ओर क्या हो जाएगी बेटा, बेंड कर जाएगी। मतलब यहां पर लिखेंगे ज्ञान की बात। चलो, इफ a ray of light travels from a rarer to denser medium, then the light ray bend towards the normal। मतलब अगर प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम की ओर जाती है तो वह अपने अभिलंब की ओर मुड़ जाती बेस्ट क्वालिटी। जितना एम्बा उतना बहुत बढ़िया बा। हाँ? हाँ? कौन सी? हाँ, कैमरा जितना क्वालिटी हुआ उतना बढ़िया नहीं।
हमारा सेटिंग में तनी दिक्कत होता है, सेटिंग करे न क्या हम अपने सेटिंग पहले का जो हमें दूसरा को बोला लगे अपने से हो जाएगा काम भर हमारे चलता ना उतना ठीक हो गया बेटा सब लोग का। अरे बोलना बे। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन अब हम आपको दे रहे हैं, आप उस क्वेश्चन को क्या करेंगे बेटा बनाएंगे, रिजल्ट लेके आएंगे, है ना। आज हो गई पीछे वाला। चलो क्वेश्चन कहता है क्या, एक चीज यहां समझना, तुम लोग लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ द लाइट रे पता है तुम लोग को, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ द लाइट रे, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का नियम बोले हुए हैं, एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि रिजल्ट कैसे आएगा। देखो कहता है क्या कि अगर लाइट ऐसे आई है तो ऐसे गई है, अगर हम लाइट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दे, मतलब अगर लाइट ऐसे जाए तो फिर जैसे जैसे आई है अगर हम दिशा उल्टा कर दे तो वैसे ही वैसे चली भी जाएगी। मतलब अगर हम लाइट को 60 से भेजे हैं तो 30 से गई है, और अगर हम लाइट को 30 से भेजेंगे तो फिर ये 60 से निकल जाएगी। किससे निकल जाएगी बेटा 60 से। तो यही चीज को हम न्यूमेरिकली आपको दिखा दे रहे हैं कि लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ द लाइट, हम कहले तो बोले थे नहीं बेटा कि जब हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे स्नेल्स लॉ पढ़ेंगे तो अपने आप वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये छोटे से कॉन्सेप्ट से आपको ज्ञान आगे अच्छे अच्छे बड़े बड़े न्यूमेरिकल में ये काम आपको देगा। ठीक है आइए, तो यही क्वेश्चन हम दे रहे हैं लेकिन बस हम उल्टा कर दे रहे हैं। देखेंगे क्वेश्चन, a ray of light travels from a medium of refractive index √3 to vacuum at 30 degree, then find angle of deviation। हिंदी लिखो तो, एक प्रकाश की किरण √3 अपवर्तनांक वाले माध्यम से 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 निर्वात में 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो विचलन कोण ज्ञात करें, तो विचलन कोण ज्ञात करें। आज हमको एगो लड़की का फोन आया था, ना लड़का ना लड़की, तो 2 बजे हमको लगा कुछ बच्चा आ जाएगा तो हम पढ़ाने के लिए बैठे हुए थे, तो फोन आ गया, तो हमको लगा कोनो बच्चे फोन किया होगा, तो अगर फोन आई तो कहती है का सर मेरा नंबर कम आ गया है ना, पहले की मतलब आप शर्मा सर बोल रहे हैं, हो गए हाँ मोतिहारी से, हो गए हाँ मोतिहारी बोल रहे हैं, आप गए ठीक है कहिए। तो सर हमारा 2 सब्जेक्ट में नंबर कम आ गया है, कि उसको कैसे बढ़ाने का उपाय बताइए, कैसे बढ़ेगा। तो हम कहें तब एक काम कीजिए, जो है एथी आवेला स्कूटनिंग आता है, तो हम कहें कि स्कूटनिंग का फॉर्म भर दो, है ना। मतलब हम फिर पूछनी कि मतलब नंबर कम आ गया है कि मतलब फेल हो गए हैं। तो नहीं सर हम फेल हो गए हैं। तो हम कहेंगे ठीक है स्कूटनिंग भर दो, स्कूटनिंग भरने के बाद आप लोग बनाते रहिए, स्कूटनिंग का फॉर्म भर दो, स्कूटनिंग का फॉर्म भरने के बाद हम जो है आपको नंबर उसमें बढ़ना हो तो बढ़ जाएगा, लेकिन उसमें उम्मीद कम रहता है कि नंबर बढ़ जाए, बहुत कम उम्मीद रहता है। एक लड़की थी, हाँ बता रहे हैं, तो पहले तो स्कूटनिंग देख लिया जाएगा ना, तो खैर एग्जाम देना नहीं पड़ेगा। तो कही कि जी ठीक है। तो सर हम पिछले साल क्या कहीं पास कर गए थे 2nd डिवीजन से,
हम कौन सी एग्जाम होता है गोरे, सप्लीमेंट्री ना, हाँ। तो हम, हाँ, पिछले बार सर हम पास कर गए थे सेकंड डिवीजन से, आज सप्लीमेंट्री का फॉर्म भर दिए, गलती से भरा गया। हम अच्छा, गलती से भरा गया तो जो है हम सप्लीमेंट्री में फेल कर गए, तो पास हुआ एग्जाम फेल कर गए थे। हम कहें मतलब इस साल जो एग्जाम थी वो सप्लीमेंट्री वाला एग्जाम है कि रेगुलर वाला? आता नहीं सर, रेगुलर वाला एग्जाम। हम कहें तो मतलब इसके पिछले वाला में भी गड़बड़ा गया था। अरे हाँ सर, उसके पिछले वाला भी फेल है। हम कहे ओहो, कंटिन्यूटी में चल रहा है। हम पूछे कि हमारा नंबर कौन दिया पहली बार, है ना, तो बन गया। हाँ, हम कहे हमारा नंबर कौन दिया? तो सर एगो हमारा फ्रेंड है, वही हमारा नंबर आपका दिया। हम कहें चलो बहुत हाँ ऐसे ही मतलब गंवार मतलब नहीं होता। तो हम कहे ठीक है, इट्स ओके। हाँ, हम चलो कोनो बात ना, केकरो से नंबर मिलो, नेटो पर से मिल जाला। नेटवर्क फिजिक्स ऑफ बिहार टाइप करिएगा ना, चाहे फिजिक्स कोचिंग डालिएगा, गूगल पे का नहीं, फिजिक्स कोचिंग मोतिहारी में खोजेगा तो अपना आ जाता है। बहुत लोग कॉल करते हैं उसे, फिजिक्स कोचिंग मोतिहारी में टाइप करिएगा ना, तो अपना सेंटर का आ जाता है, उसमें नंबर बना दिया हुआ है, तो आ जाता है। तब कहें ठीक बा। अगर तो हम कहें कि कौन कौन सब्जेक्ट में नंबर कम हो गया है? तो सर एगो इंग्लिश में, हम कहनी कि अच्छा, एगो पॉलिटिकल साइंस में। तो सर हमको पास करवा दीजिए सर। हम कहें तो मतलब बोली ना, तब हम कहें कि तो आपको नंबर तुमको कौन दिया है? तो हम कहेंगे देखो बेटा, हम जो है नहीं पढ़ाते नहीं, हम तो तुमको फिजिक्स पढ़ाते हैं, है ना। तो कहे कि नहीं सर, तो हमको कोई टीचर बता दीजिए कि जो हमको पढ़ा दे, हम सप्लीमेंट्री भर दे, पास करें। हम कहें ठीक है, इंग्लिश का तो टीचर मिल जाएगा, इंग्लिश का तो ढेर बड़ा सा ना। हम कहीं अंग्रेजी की टीचर पालो, है ना। बाकी वही से 800 जन पढ़ाओ तो तुम पढ़ाना दी पॉलिटिकल साइंस, आर्ट्स के टीचर, तो 800 को टीचर पढ़ा सकते, मेगा स्टार दुकान दुकान पढ़ा सकते हैं आर्ट्स के टीचर। तो हम कहें ठीक है, कल आइएगा, हम टीचर का नाम बता देंगे, चले जाइएगा टीचर के पास। ओकरा बाद बाबू 10 गो खोखोरी सर जानते हैं, हमको बड़ा लाज लग रहा है, तो बड़ा शर्म लग रहा है, हम फेल कर गए, तो हम कहें तो पास कर लो। हम कहें ठीक है, ओके, रखते हैं। ऐसा ही सन बारह से फिजिक्स से कोचिंग, पॉलिटिकल साइंस, साइंस देख के पॉलिटिकल साइंस हमें चला तरह से बनल ना हो बेटा। हाँ, उम्मीद भी यही है कि नहीं बनना चाहिए आपसे, बन गया है। चलिए, सबसे पहले हम आपको क्या बोले कि एक छोटा सा बना तुमसे, कितना डेविएशन आया? डेविएशन 30 डिग्री, बहुत बढ़िया। देखो, अगर किसी महोदय से नहीं बना होगा तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप क्या करेंगे बेटा, ऐसे पहले लाइन ड्रॉ कर लेंगे, है ना। इधर सुनो बेटा, हमेशा डेंसर मीडियम को नीचे रखना और रेयरर मीडियम को कहां रखना? ऊपर। जैसे हवा और पानी है तो पानी नीचे रहेगा, हवा ऊपर रहेगा, है ना। तो नीचे में हम क्या मान लेंगे बेटा? डेंसर मीडियम, है ना। ऐसे मान लो कहीं हमारा क्या हो गया बेटा? डेंसर मीडियम हो गया, है ना। ऊपर में हमारा क्या हो जाएगा? रेयरर मीडियम। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले इसे नॉर्मल बना लेते हैं बेटा। अब क्वेश्चन क्या कहा तुमसे? बोल तो क्वेश्चन क्या कहा कि एक लाइट जो है वो कहां से आ रही है? √3 अपवर्तनांक वाले माध्यम से आ रही है। कहां से आ रही है बेटा? √3 अपवर्तनांक वाले माध्यम से आ रही है। तो इसी माध्यम से ना आ रही है, तो जिस माध्यम से आ रही है तो इस माध्यम का अपवर्तनांक क्या मान लिया जाए? √3। और कितने एंगल पर आ रही है बेटा? तो 30 डिग्री के एंगल पर आ रही है ना। और ये लाइट जाने कहां वाली है? तो कहीं कि √3 अपवर्तनांक वाले माध्यम से आ रही है, और कहां जाने वाली है? निर्वात में, वैक्यूम में जाने वाली है। तो वैक्यूम का मतलब ऐसी इसी में नहीं जाएगी बेटा। अब कितने एंगल से जाएगी तो नहीं पता है। ई वाला हम क्या ले लेंगे बेटा? ऊपर में वैक्यूम ले लेंगे। क्या ले लेंगे बेटा? वैक्यूम। और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1। अब आप हमको बताओ कि n1 का मान यहां पर क्या होगा? समझ में आ गया? जहां से लाइट आ रही है वो n1। तो सोल्यूशन जब करेंगे बेटा तो हमको तो पता चल गया कि सिलेंसर लॉ लगाना है। तो हम सबसे पहले n1 का मान लिखेंगे। n1 का मान समझ में आ गया? √3। n2 का मान 1 पक्का। I का मान 30 डिग्री और R का मान हमको क्या करना है? निकालना है। तो सिलेंसर लॉ लगा लेंगे, n1 sin I बराबर n2 sin R।
n1 का मान बोल, √3 साइन 30 डिग्री बराबर n2 का मान 1 साइन कितना r का मान निकालना है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, √3 या साइन 30 का मान 1/2 बराबर क्या लिखेंगे बेटा, साइन r, या साइन r बराबर इसको हम इधर लेके आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, √3/2। और ये किसका मान होता है बेटा, ये एंगल हमारा 60 डिग्री का। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमको पता चल गया। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो r का मान 60 डिग्री आया, ये कहां से आया, नॉर्मल से ना आया होगा बेटा। तो नॉर्मल से कितना एंगल पर, 60 डिग्री। तो सोच हाई वाला एंगल बा कितना है, हाई तो 30 डिग्री होगा, तो 60 डिग्री कितना होगा बेटा, क्या इससे ज्यादा ही ना होगा। तो ये कंटिन्यूअस लाइन ऐसे मार देंगे और ये लाइट हमारी ऐसे चली जाएगी। और हाई एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। हाई पूरा एंगल कितना हो गया बेटा हमारा, 60 डिग्री। तो क्या इतने से ना डेविएट करी है, विचलित इतना ही से ना हुई है बना। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन हम क्या मानेंगे बेटा, डेल्टा। क्या मानेंगे, डेल्टा। तो हम कहेंगे कि डेल्टा का मान कितना हो जाएगा, तो बोलो क्या करेंगे, कि 60 में से 30 घटा दिया जाए, तो 60 घटाओ 30 डिग्री बराबर में आंसर आ गया 30 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर ना। जल्दी करो, हो गया सब लोग का। हमारे घुटने में दर्द होता हो तुम, हाँ हो गया बेटा सब लोग का। ये बनना चाहिए आपसे, अगर नहीं बन रहा है मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। हमको खाली n1 पता करना है, n2 पता करना है, सिंपल सा चीज है। कौन n1 होगा कौन n2 होगा, टफ लगता है। यस सर, टफ लग रहा है। हो गया, आगे बढ़ा जाए। और क्वेश्चन करा दें, समझ में आ गया तो इधर देखो। ठीक है, n1 n2 समझ में आ गया। आ इधर देख, कहता है कि अब यहां पर भी ज्ञान की बात आपको समझ में आना पड़ेगा। देख, लाइट कहां से आ रही है, डेंसर से रेयरर में जा रही है कि रेयरर से डेंसर में जा रही है, क्या डेंसर से रेयरर में जा रही है। तो जब भी लाइट डेंसर से जब रेयरर में जाएगी तो नॉर्मल की ओर भागेगी कि नॉर्मल से दूर भागेगी, क्या नॉर्मल से दूर भाग रही है। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन से देखेंगे इधर न जा रही है, मतलब नॉर्मल से दूर भागती। बस उसी पॉइंट को आप क्या करना है, लिख लेना है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट, फिर लिखेंगे यहां पर ज्ञान की बात, when a ray of light when a ray of light travels from denser to rarer medium, then the light ray bend away from the normal
मतलब अगर कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो वह अपने अभिलंब की ओर अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। और नहीं हो गया? रही जगह जरूरत पड़े तो वही में रही अब। हो गया? अरे बोलना बे। हो गया बेटा? चलिए अब देख, थोड़ा सा अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप देखते होंगे कि साहब अगर कोई बकेट है, बाल्टी, उस बाल्टी में अगर हम पानी भर देते हैं, क्या भर देते हैं बेटा? तो बकेट अपने सरफेस से कहाँ नजर आता है? ऊपर। मतलब बाल्टी का जो तल है, मतलब जो सरफेस है ना, वो सरफेस अपने जगह से कहाँ था? नहीं, ऊपर उठा हुआ नजर आता है। लगता है बाल्टी बड़ा छोटा बा, है ना, लेकिन बाहर से देखिएगा तो बड़ा दिखाई देगा। आप पनिया भरा हुआ होगा, ऊपर से देखिएगा तो बकेट अपने जगह से बकेट का जो सरफेस होगा, निचला जो तल होगा, है ना, वो ऊपर की ओर उठा हुआ नजर आता है। या ऐसे ही बुक में लिखा रहता है कि साहब अगर हम तालाब को देखते हैं, झील को, है ना, तो उस झील में जो जमीन का जो तल होता है ना, वो तल अपने सतह से ऊपर की ओर उठा हुआ नजर आता है। किस कारण से नजर आता है? तो दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। या जैसे शीशा का ग्लास है, उस ग्लास में अगर पानी भर दीजिएगा, आप पेन या पेंसिल डाल दीजिएगा, तो पेंसिल हमारा क्या होता है? टूटा हुआ नजर आता है। तो टूटा हुआ नजर क्यों आता है? तो दिस इज ऑल्सो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये सारा का सारा प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। पक्का? तो अब हमको वही चीज समझना है कि साहब अगर हम पानी के अंदर में मछली है, तो मछली अपने तल से ऊपर की ओर उठा हुआ नजर आता है, पेंसिल टूटी हुई नजर आती है। ऐसा क्यों होता है? वही चीज हमको देखना है। और ये एक डिराइवेशन भी है, छोटा सा डिराइवेशन है ना। उस छोटे से डिराइवेशन को आपको 5 मार्क्स से कॉपी में भी क्या करना है बेटा? अंकित करना है, लिखना होगा, है ना। आई हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रियल बबी गप नंबर, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के बारे में। सर आंख में घुस जाते ना, उहे नु हेती चुके तो जान फरान बटला ही बा आ ओकरे में बाबू आ हमरो बुझाता है ऐसा। चश्मा दिखा तो रहेगा बा, चश्मा एकदम करिया चश्मा बा, उसे समझ में आई पूरा। ले आई पहन चश्मा बकरिया ले आई।
नु सही गड़िया में धोले बोली चश्मा लगा के आखिर बात फिजिक्स पढ़ मजा गारटा मचा देवे थे हैं बचे ना भाई बेहुदा होगा धोले बन चश्मा ठीक है बेटे अच्छा पंखा 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 चलो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा सुनो ध्यान से है ना ज्यादा एगो लेक्चर में रिकॉर्ड तो नहीं है दूसरा में रिकॉर्ड अब यहीं तक पढ़ाया गया है अभी पता नहीं बेसी होता है ना मतलब यहीं तक पढ़ाया गया इसके बाद नहीं पढ़ाया गया चलिए तो इसके बाद हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ के बारे में सुनिएगा बेटा चलो कल दूसरे बैच में रिकॉर्ड कर दे ठीक है आज भर आज तारा में फिर 3 दिन बाद तारा में आई है ना ठीक है मैनेज ना करबो तो कहेंगे काम चलिए मास्टर कहेंगे जी आई तो आओ हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बेटा रियल डेप्थ खूब ध्यान से समझना बेटा एंड एपरेंट डेप्थ नहीं लो कौत अच्छा इट्स ओके इट्स ओके आई ठीक बा चलो एपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ मतलब एपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ को हम लोग बोलते हैं वास्तविक गहराई क्या बोलते हैं बेटा वास्तविक गहराई एंड का मतलब होता है और एपरेंट डेप्थ को बोलते हैं हम लोग काल्पनिक गहराई ठीक है किसे कहते हैं रियल डेप्थ और किसे कहते हैं एपरेंट डेप्थ एपरेंट का मतलब क्या हो गया बेटा काल्पनिक एपरेंट का मतलब क्या हो गया बेटा काल्पनिक तो सुनना है ने बात लिखना बंद कर और आओ यहां पर सिस्टम में आओ कहता है कि मान लो कि है ये वो मीडियम हो गया बाउंड्री हो गया ना बेटा ये क्या है हमारा बाउंड्री मुंह से बकार निकाल ले लग रहा मरा हुआ तुम लोग कुछ हो रहा है ठीक है और एंसन ये हमारी बाउंड्री ये हमारी क्या हो गई बेटा बाउंड्री और बाउंड्री हो गई और यहां पर मान ली कि नीचे में हमारा क्या है बेटा पानी है क्या है बेटा पानी है और जाता है गर्मी के दिन में एसी लगाए पड़ी है तुरंत छटपटा कर रही बबी हो एसी लगा के पड़ी ना बेटा अभी तो मई जून जब आई न तब नु मजा दी बाप रे बाप आफत आ जाए याद पा 11th क्लास में हो पंखा कह के वो लगोलर नहीं जा कूलर फूलर याद पा तो सके तो से ना रही रहलो सन सब वो बड़का स्टैंड फैन आइल रहे हाँ तो कूलर तो हम अपना लगा ले ठीक बा आवा है देखो कहते हैं क्या कि खूब ध्यान से यहाँ समझना बेटा ए सुनना इधर देख कहता है क्या कि मान लो कि नीचे में क्या है बेटा पानी है और ऊपर में क्या है बेटा हवा ऊपर में क्या है हवा है और यहां पर एगो मछली है पानी में मछली नहीं रहेगी मान ले कि यहां पर क्या है हमारा एक फिश है क्या है बेटा फिश और ऊपर में आप है ऊपर में कौन है बेटा आप है इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जर्वर क्या बोलेंगे बेटा ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रेक्षक ऑब्जर्वर को हिंदी में क्या बोलते हैं प्रेक्षक और ये हमारा फिश हो गया फिश को हम लोग क्या बोलेंगे ऑब्जेक्ट क्या बोलेंगे बेटा ऑब्जेक्ट अगर मान लो कि ऑब्जर्वर को मछली को देखना है तो ये मछली अभी जो दिखाई दे रहा है ये वास्तविक गहराई पर है रियल डेप्थ पर है अरे बोलना बे तो ध्यान से देख ये जो डेप्थ मापते हैं जो दो मीडियमों का बाउंड्री होगा न्यूमेरिकल यहीं से बनेगा बेटा एंड देखना पड़ेगा कि जो दो मीडियमों का बाउंड्री है इसी बाउंड्री से ही हम रियल डेप्थ की कल्पना करते हैं मतलब ये जो है ये कितनी गहराई पर है तो डी गहराई पर है और इसी डी को हम लोग क्या बोल रहे हैं रियल डेप्थ नाम लिख देंगे डी बराबर क्या हो गया हमारा रियल डेप्थ
अब हम ऑब्जर्वर अगर इस मछली को देखेगा तो क्या ये मछली यहीं दिखाई देगी कि साहब अपने जगह से उठी हुई नजर आएगी? क्या कुछ हल्का जगह डिस्प्लेस होगी बेटा? कैसे वो उठी हुई नजर आती है तो समझना बेटा। कहता है क्या कि अगर हमको किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है तो इमेज बनाने के लिए क्या गोरे चाहिए? 2 गोरे चाहिए। तो 2 गोरे चाहिए ना, तो 2 गोरे में पहला रे हम देखो यहां पर गिराते हैं। कैसे गिराएंगे तो समझना। एक रे इस मछली से एकदम हम नॉर्मली गिरा देंगे। कैसे गिरा देंगे बेटा? तो यहां पर देखो अगर नॉर्मली गिर रहा है तो बोल आपतन कोण का मान कितना? 0। तो अपवर्तन कोण का मान भी क्या हो जाएगा बेटा? 0। मतलब जैसे ये लाइट आई है वैसे ही ये लाइट चली जाएगी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो यहां पर स्लेंस लो लगा लीजिए। n1 sin i बराबर n2 sin r ना, है ना? बोलना n1 इसी मीडियम से आ रही है। i का मान कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। n2 हो जाएगा। तो साइन r का मान क्या करना है? निकालना है। भाई n2 भागा में कर लेते हैं n1 बटा n2। अब साइन 0 का मान कितना होता है? 0 बराबर साइन r, या साइन r बराबर क्या हो जाएगा? 0। इसलिए r बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर आपतन कोण का मान 0 है तो अपवर्तन कोण का मान भी 0 होगा। और यही एक कंडीशन है कि जब लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम जाती है तो बिना डेविएशन के जाती है, बिना किसी विचलन के जाती है। कब? जब प्रकाश की किरण कैसे आए? नॉर्मली आएगी। लंबवत अगर गिरती है तो उसमें बिना विचलन के, डेविएशन यहां पर कितना होगा? 0। कितना डेविएशन होगा? तो बिना डेविएशन के कहां चली जाती है बेटा? आर पार चली जाती है। बोलो कोई दिक्कत वाली बात बेटा? नहीं। समझ में आ गया आपको? अरे बोलना यार। तो पहला लाइट हम चला लिए, अब हम दूसरा लाइट रे चलाएंगे। आ जाओ। तो दूसरा लाइट जो गिराना है इसी मछली से गिराएंगे। तो दूसरा लाइट जो गिराएंगे वो किसी एंगल पर गिराएंगे। तो देखो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना? 0। तो प्लेन मिरर में बता चुके हैं कि जैसे जैसे यहां से दूर जाते जाएंगे क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान बढ़ते जाएगा, आपतन कोण का मान बढ़ते जाएगा। तो साहब हम एक लाइट को यहां गिरा रहे हैं, गिरा दिए यहां पर। अब वहां पर कितने एंगल से गिरी है तो गिरने के लिए क्या यहां पर नॉर्मल बना लिया जाए बेटा? तो ये हमने यहां पर एक नॉर्मल बना दिया और ये एक दूसरी लाइट यहां पर आ रही है। अब ये जितने एंगल से आ रही होगी उसी को ना आई से दिखाएंगे। बोला है ना? बोलना देना यार, बैठा बैठा मतलब। तो अब ये लाइट पहला रे सीधे चले गई, दूसरा रे किसी एंगल पर डालेंगे तो एंगल पर जाएंगे। देखो ये कौन सा मीडियम है? डेंसर। कौन सा मीडियम है? हाई वाला मीडियम, रेयरर। तो जब भी लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगा, ऊपर तक नहीं सटा दो, जब भी लाइट डेंसर से कहां जाएगा बेटा? रेयरर में जाएगा। तो क्या ये लाइट नॉर्मल से दूर जाएगी बेटा? डेंसर से रेयरर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर न जाती है। तो ध्यान से देखना, ये जो लाइट अब यहां से कहां जाने वाली है बेटा? ये डेंसर से कहां जा रही है? रेयरर में जाएगी। तो अगर मीडियम सेम रहता तो सीधे गई होती, लेकिन क्या करेगी? थोड़ा सा बेंड हो जाएगी बेटा, और बेंड होके ये चली जाएगी। और ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसको किसे दिखाएंगे? आर से। नहीं, अब देखो हमारी आंख पर जो पड़ने वाली रे है, एक लाइट रे ये हो गई और दूसरी लाइट रे ये हो गई। ये दोनों हमारी क्या है? अपवर्तित किरण है। तो सुनना, हम आपको बताए होंगे कि प्रतिबिंब का निर्माण किससे होता है, इमेज का फॉर्मेशन किससे होता है। तो इमेज का फॉर्मेशन मतलब ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन किससे होगा? इंसिडेंट रे से। तो आपतित किरण जहां पर मिले या मिलते हुए नजर आए वहां पर किसका फॉर्मेशन होगा? ऑब्जेक्ट का। और रिफ्लेक्टेड रे परावर्तित किरण या अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण या अपवर्तित किरण जहां पर मिले या मिलते हुए नजर आए। तो क्या ये यहां पर ये दोनों अपवर्तित किरण क्या यहां पर मिलते हुए नजर आ रही है बेटा? इसका मतलब इस रे, हाई रे और हाई रे हमारी आंखों पर जाएगी बेटा। तो इसलिए साहब अगर हम देखेंगे यहां पर तो ये रे कहां पर इमेज बनाते हुए नजर आएगी बेटा? यहां पर, यहीं पर इमेज बनाएगा। मतलब जो मछली यहां पे थी वो मछली कहां दिखाई देगी हमको? यहां पर। और ये हो गई इसकी इसी बाउंड्री से ही, कहां से बेटा? बाउंड्री से ही कि मछली की काल्पनिक गहराई होगी, जिसको हम किससे दिखाएंगे? डी डैश से दिखाने वाले हैं। पक्का? तो ये डी हमारा रियल डेप्थ और ये डी डैश हमारा कौन सा कहलाएगा बेटा? एफरेंट डेप्थ कहलाएगा। अब एक चीज तुमको ध्यान से समझना है,
कि जो लाइट हम इतना दूर पर गिराए हैं, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, बढ़ते जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखना है कि साहब यहाँ पर जो रे लिया गया है कि ये रे भी हमारा कौन सा रे है, पैरेक्सियल है। मतलब ये रे इतनी दूर पर नहीं गिराया गया है। देख रहे हो कहाँ आंख यहाँ पर कहाँ चली गई है, बस समझ में आ रही है। तो ये रे भी हमारी क्या होगी बेटा, पैरेक्सियल। मतलब साहब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस भी क्या होगा, 5 डिग्री से कम। 5 डिग्री से कम होगा मतलब कहाँ गिरेगा, यहाँ पर कहीं का पास में गिरा होगा। अरे है ना, तो बोल जब पास में गिरा होगा तो 5 डिग्री से आएगी तो 60 डिग्री से जाएगी। 5 डिग्री से आपतन कोण 5 डिग्री होगा तो परावर्तन अपवर्तन कोण भी तो कम ही ना होगा। अब ऐसे नहीं कि 5 डिग्री से आई है तो 60 डिग्री से चली जाएगी, 60 डिग्री पर नहीं जाएगी। 5 से आई है तो 7 डिग्री से जाएगी, तो 7 डिग्री भी हमारे रिस्पेक्ट में कॉमन है बेटा। तो इसलिए वो 7 डिग्री से जाएगी, तब हमारी ऑब्जर्वर के आंखों पर क्या करेगी बेटा, पहुंच जाएगी। अब एकदम क्लियर समझ में आ गया। अरे बोलना बे, मतलब ये रेंज कौन सा रे है, पैरेक्सियल। पैरेक्सियल होगा तो आपतन कोण का मान क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छोटा। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, छोटा। और अगर रे पैरेक्सियल होंगी, अगर रे क्या होंगी बेटा, पैरेक्सियल। खड़ा होता है बेटा, तुमको बोल रहे हैं खड़ा। अगर रे पैरेक्सियल है तो पैरेक्सियल क्या कंडीशन है, साइन थीटा किसके बराबर हो जाता है। अगर रे पैरेक्सियल होंगी तो साइन थीटा किसके बराबर होता है। साइन थीटा 1 के बराबर। बढ़िए, हमको पता चल गया कि साहब हम बोर्ड में कितना नंबर लाने वाले हैं। ओए 60 गो, 60 गो आ जाए तो बहुत सम्मान की बात हो जाएगी। 60 गो आ जाए तो बहुत सम्मान की बात हो जाएगी, है ना। वही नंबर आना है, 40 गो, 45 गो, 50 गो, 55 गो, 60 गो, बस वही उतना ही नंबर आना है बेटा। आप लोग इस चीज को देख लीजिए। नहीं बात समझ में आ रही है। अब सोचो कि आपको नहीं पढ़ाया गया है, उनको भी पढ़ाया गया था, आपको भी पढ़ाया गया है, लेकिन बोर्ड एग्जामों में कौन लिखेगा, वो एग्जामिनर पूछेगा कि बताओ, क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि बताओ ये तुम्हारा टीचर पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, ये पूछेगा नहीं। वो ये पूछेगा कि क्या ये तुमको आता है या नहीं आता है। मैटर यहां पर बात होती है ना। इसलिए विद्यार्थी अपने आप को संभालो, अपने आप को पूरा रिवीजन करो। एक छोटा सा चीज हमको लग रहा है कि भोगते भोगते मर गए होंगे कि साहब पैरेक्सियल रे पढ़ाते पढ़ाते दिमाग खराब हो गया होगा। कितना बार पढ़ाए हैं कि साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, साइन थीटा किसके बराबर होगा, कॉस थीटा किसके बराबर होगा, और हम लोग साफ नहीं पढ़ रहे हैं। किसी को नहीं पता है, इवन कोई भी पुराना चीज किसी को नहीं पता है ना। तो इसलिए बेटा थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हमको यहाँ पर समझाने के लिए तमाम बात, हमको एक बार खाली कहना था कि बेटा ये पैरेक्सियल ले रहे हैं, खाली इतना ही कहना था कि पैरेक्सियल लेता। अपने आप में माइंड में हमको समझ में आ जाना चाहिए कि साहब आपतन कोण अपवर्तन कोण दोनों हमारा छोटा होगा। आई का मान और आर का मान दोनों हमारे लिए छोटा होना चाहिए। तो हम उस लेवल में पढ़ाया गया है, लेकिन उस लेवल में हम अपने आप को रख ही नहीं पा रहे हैं। हम पीछे होते जा रहे हैं चीजों से। तो पीछे होते जाएंगे बेटा, कहां से आगे बढ़ पाएंगे। आइए चलिए, कहते हैं क्या कि सुनिएगा बेटा, यहां पर आप इसको नाम मान लीजिए, इसको ओ मान लीजिए, इस पॉइंट को ए मान लीजिए, और इस पॉइंट को क्या मान लीजिए बेटा, बी मान लीजिए। मान लिया बेटा, ओ ए बी आई है। अब सुनना, ये और ये लाइन क्या आपस में पैरेलल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी तो नॉर्मल है ना है बेटा। तो अगर दो पैरेलल लाइंस को अगर कोई लाइन अगर काटती है, बोला है ना, तो एकांतर कोण का मान क्या होगा बेटा, बराबर होगा। और हाई आई है तो हाई वाला एंगल वाला कितना हो जाएगा, आई। पक्का। देखो वर्टिकल के साथ ये लाइन, वर्टिकल के साथ ऊर्ध्वाधर के साथ ये लाइन कितना एंगल बना रही है, आर। तो यही लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है ये। तो यही लाइन वर्टिकल के साथ यहां पर भी कितना कोण बनाएगी, ये भी आर ही ना बनाएगी बेटा। समझ में आ गया। वर्टिकल के साथ ऊर्ध्वाधर के साथ हाई कंटिन्यूअस लाइन कितना कोण बना रही है, आर। तो वर्टिकल के साथ यही रेखा ना सीधा गई है, तो ये भी लाइन कितना बनाएगी बेटा, आर बनाएगी। कोई दिक्कत नहीं सा। आई, तो हम यहां पर इसका सॉल्यूशन करते हैं। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, लिखेंगे नहीं, खाली देखेंगे अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। स्नेल्स के नियम के अनुसार
स्नेल्स लॉ क्या कहता है बेटा? n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर, यही कहता है। अब देखो यहां पर लिख देना है वो, चूंकि रेज आर पैरेक्सियल, किरणें हमारी क्या हैं? पैरेक्सियल हैं। किरणें क्या हैं बेटा? पैरेक्सियल हैं। इसलिए साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है? टेन थीटा लिखा जा सकता है, क्योंकि साइन थीटा भी थीटा के बराबर होता है और टेन थीटा भी थीटा के बराबर, इसलिए साइन थीटा को टेन थीटा लिखा जा सकता है। अब आइए, या अब यहीं पे n1 का मान n1 हो जाएगा, साइन आई को क्या लिखा जा सकता है बेटा? टेन आई बराबर n2 n2 ही हो जाएगा, और साइन आर को क्या लिखा जा सकता है बेटा? टेन आर लिखा जा सकता है। अब आइए चलो, अच्छा यहां पर भी एक चीज देखना होगा, n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर, कहां से लाइट आ रही है? इस मीडियम से। तो जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसको क्या मानेंगे? n1, और जिस मीडियम में लाइट जाएगी उसको क्या मानेंगे? n2। तो ये n1 है और ये n2 है, तभी वो फार्मूला वैलिड है। अरे हाँ ना दे बोल, ठीक है। तो फार्मूले के अनुसार वो डायग्राम समझ में आ गया बेटा। अब आइए, n1 का मान तो n1 ही है, और tan i का मतलब क्या होगा? तो इस ट्रायंगल tan थीटा sin थीटा cos थीटा क्या सब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है? तो i वाला राइट एंगल ट्रायंगल कोई ढूंढ सकता है? बताओ तो कौन सा नाम है i के लिए राइट एंगल ट्रायंगल? बोलो, ट्रायंगल ओ ए बी, दिखाई दिया ये ट्रायंगल? तो सोचो tan i बराबर क्या हो जाता है? tan थीटा बराबर थीटा के सामने वाला ए बी हमारा क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर कहलाएगा, लंब कहलाएगा। तो परपेंडिकुलर आई एओ हमारा क्या कहलाएगा? बेस। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा ए बी बटा एओ। तो tan आई बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बटा एओ। पक्का? n2 का मान n2, tan r का मान बोल, tan r यही ना राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए आई हमारा क्या हो जाएगा? बेस। तो tan r बराबर ए बी बटा ए आई। पक्का? चलो आप बस हो गया। अब देखो इधर भी ए बी है और इधर भी ए बी है, मर जाएगा। तो अगले में हम क्या लिख सकते हैं? n1 बटा एओ, या n1 बटा एओ बराबर n2 बटा ए आई। पक्का? चलो n1 बटा एओ का मान देखो क्या दिखा हुआ है, ए से ओ की दूरी क्या d है, और ए से आई की दूरी d डैश, ये हमारा d हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा? d डैश। अब एक काम कीजिए, d डैश को यहां लेके आइए, n1 को यहां लेके आइए, क्रॉस में ला सकते हैं। तो बन जाएगा d डैश अपॉन d बराबर n2 बटा n1। बस यही तो रिलेशन है हमारा। मतलब d डैश को हम लोग क्या बोलते हैं? एपरेंट डेप्थ। क्या बोलेंगे बेटा? एपरेंट डेप्थ, काल्पनिक गहराई, बटा डी क्या है बेटा हमारा? रियल डेप्थ। मतलब काल्पनिक गहराई बटा में क्या लिखेंगे बेटा? वास्तविक गहराई। किसके बराबर हो जाएगा? n2 बटा, तो आपको याद करना है कि d डैश अपॉन d बराबर n2 बटा n1। तो आपसे कई बार पूछ देगा कि एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ के बीच में जो रिलेशन है उस रिलेशन को क्या करें? इस्टेब्लिश करें, है ना। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है यह। इस बार 5 नंबर में पूछ देगा आपको, लक आपका बढ़िया हुआ तो 5 नंबर में पूछ देगा। 2 नंबर क्वेश्चन इस साल 5 नंबर में पूछा है। ये समझ में आ गया आप लोग को? कहीं कोई दिक्कत? ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि एक चीज याद रखना है कि d डैश और d हमेशा याद रखना, ये कहां से कैलकुलेट किया जाता है? ये हमेशा बाउंड्री से। अरे बोलना यार, यहां से नहीं है कि ऑब्जर्वर को मछली यहां पर दिखाई देगा, असल में मछली कहां है? यहां पर। लेकिन हम जब देखेंगे तो मछली हमको कहां दिखाई देगा? यहां पर। तो ये जो आएगी ये कितनी दूरी पर आई? तो वो d डैश दूरी पर आई,
मतलब 5 सेंटीमीटर पे आए, फॉर्मूला से 5 सेंटीमीटर आए, तो वो 5 सेंटीमीटर कहां से आया? यहां से ये 5 सेंटीमीटर आए, यहां से ये बाउंड्री से 5 सेंटीमीटर आता है, बाउंड्री से ही उसका रियल डेप्थ क्या है, बाउंड्री से ही अपरेंट डेप्थ क्या होगा, ये आपसे पूछेगा। तो एक चीज यहां पर हम लिख दे रहे हैं कि स्टार देके ज्ञान देके कि डी डैश और डी दोनों कहां से मेजर किए जाते हैं? हाँ, दोनों BOUNDARY, बाउंड्री से MEASURE मेजर किया जाता है। एंड देख, हाई जो फॉर्मूला है ना, डी डैश अपॉन डी बराबर N2 बाई N1, तो इसी फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। मतलब समतल सतह से अपवर्तन, समतल सतह से अपवर्तन का अगर कोई पूछे कि समतल सतह से अपवर्तन का फॉर्मूला क्या है, समतल सतह से अपवर्तन का फॉर्मूला क्या है, तो साहब यही ना समतल सतह है, और है ना? तो बोल, तो समतल सतह से अपवर्तन का फॉर्मूला क्या होगा? डी डैश अपॉन डी बराबर क्या हो जाएगा? N2 बटा N1। जल्दी से जीरोक्स कीजिए।